नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? जनवरी की 2 तारीख में मतलब 2nd ऑफ जनवरी 2025 में मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर किया था और तब भी मैंने आपको बताया था कि येस बैंक के ऊपर जो अभी जो लेवल्स है वो एक बॉटम लेवल है और इस बॉटम लेवल से एक अच्छा खासा जर्नी मुझे देखने को तो मिल रहा है। तो वही जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा। आज इस वीडियो में आपको ये बताने का कोशिश करूंगा मैंने क्यों उस टाइम इस तरीके से पॉजिटिव डिसीजन लिया था और कैसे एनालिसिस करना चाहिए कि जब भी मार्केट में फॉलिंग दिखे, कोई भी शेयर में फॉलिंग दिखे, तो उसका बॉटम कहाँ पे है, उस बॉटम को सही तरीके से पकड़ना और उस टाइम फाइनेंशियल क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, उसको जरूर देखना। तो इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने हाईलाइट्स करने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो येस बैंक आप सभी जानते हैं, एक टाइम इस बैंक 400 के ऊपर चल रहा था और 400 से लेकर 10 रुपया तक आ गया था और आज कंपनी 20 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो कोई बात नहीं, 20 में चले, 27 में चले, 10 में चले, मुझे तो सिर्फ एक लेवल चाहिए, मुझे तो एक लेवल चाहिए स्विंग बेसिस में काम करने के लिए। तो क्या वो मुझे लेवल्स मिला? तो उस लेवल को देखने से पहले मैं हमेशा आपको कहूंगा कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका वैल्यूएशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखूं इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी के पी रेशियो में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो 26, कंपनी का पी रेशियो 26 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 13 के आसपास है। मतलब इसका जो वैल्यूएशन है वो दुगना है इंडस्ट्रीज के हिसाब से। मगर एक चीज आप नोटिस करेंगे, कंपनी के अगर प्राइस रेशियो देखो तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 87 के ऊपर और आज वो गिरते गिरते एकदम लो पे आ गया। और लो पे आ गया मतलब कहाँ पे है? एक बार मैं 10 साल की डेटा आपको दिखा देता हूँ। कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो हो गया था 6 के आसपास और आज कहाँ पे चल रहा है? आज चल रहा है 27 के आसपास। तो लास्ट 10 ईयर्स में इसका पी रेशियो एवरेज 23 और अभी करंटली कितना चल रहा है? 27, 26। तो इसका मतलब कंपनी की जो वैल्यूएशन है खुद के हिसाब से तो ठीक है, इंडस्ट्रीज वाइज थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये एक वीकनेस पॉइंट कंपनी के लिए बन सकता है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी के ऊपर इनकम। इनकम के अगर बेस देखेंगे तो कंपनी के ऊपर डेटा देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद के सेल्स को मेंटेन कर रहा है। किस तरीके से मेंटेन कर रहा है? देखिए, 6200 से लेकर 7400 बने, अभी 7600 बने। तो मन में तो क्वेश्चन होगा कि 7400 से लेकर 7600 तो बने, मगर पिछले बार कितना बना था? 7800 करोड़। मतलब यहाँ पर डिफरेंस तो है। कंपनी एक्सपेंस, इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। ऐसा क्यों? क्या कंपनी ने कोई बीच में कोई पासा पलट दिया? हाँ जरूर। क्या? कंपनी के एक्सपेंस कम कर दिया। कंपनी के एक्सपेंस कम हो गया और उसके साथ साथ कंपनी के जो इंटरेस्ट है, ध्यान से एक चीज को देखना, कंपनी की इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, आज इंटरेस्ट बहुत कम हो चुके हैं। क्योंकि 5500 करोड़ से सीधा सीधा 5600 करोड़ से आज 5300 करोड़ बन चुके हैं। मतलब इसका इंटरेस्ट एकदम लोअर लेवल में आ चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन एकदम सस्ता हुआ है। अभी दूसरी बात क्या है? कंपनीज के ऊपर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, इनकम तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले। 200 से लेकर 400, 400 से लेकर 750, ऑलमोस्ट पिछले सालों से दुगना के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट ही क्या बैंक के लिए इंपॉर्टेंस है? ऐसे बिल्कुल नहीं। मुझे जो पॉइंट्स यहाँ पे देखना है वो है एनपीए। एनपीए जितना कम होगा उतना ही बैंक सर्वाइवल कर पाएंगे। तो देखिए, एक टाइम एनपीए हो गया था 4 रुपीज के आसपास, 3.5 रुपीज के आसपास। आज वही एनपीए आज तक की सबसे लोएस्ट एनपीए है, 0.30%। अगर मैं इसको स्टैंडअलोन के व्यू के हिसाब से देखूं तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि 0.30 के आसपास इसका टोटल देखा जाए एनपीए है। इसका मतलब क्या है? मान के चलिए मार्केट में मैंने 100 रुपया किसी को उधारी दिया, उनमें से मुझे पैसा रिटर्न तो मिला मगर 30 पैसा नहीं मिला। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका लॉसेस है। हाँ बिल्कुल। मगर एक चीज नोटिस करें, पहले कितना में नहीं मिल रहा था? 4.5 रुपीज के आसपास, 4.5 रुपीज, 3.5 रुपीज के आसपास। मतलब 100 रुपया में मुझे 3.5 रुपीज में नहीं मिल रहा था। तो ये मेरे लिए खतरा ज्यादा था कि अभी 30 पैसा नहीं मिला, ये खतरा ज्यादा है। ऑब्वियसली अभी 30 पैसा नहीं मिला, ये बहुत कम खतरा है। ये बैंक के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो ये मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। दूसरा पॉइंट और एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, कंपनी का आरओई जो एक टाइम नेगेटिव में था 67%, आज आरओई 3% के आसपास पॉजिटिव है। एक टाइम आरओई रिटर्न ऑफ एसेट 5% नेगेटिव था, आज पॉजिटिव है।
एनपी एक टाइम 5% के ऊपर था, आज एकदम वीक में थे। तो कंपनी में वीकनेस पॉइंट कहाँ पे है? वीकनेस पॉइंट ये है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ चुके हैं। अभी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी समझाऊंगा, उससे पहले देखिए सीएआर परसेंटेज। अभी देखिए सेबी के सॉरी आरबीआई के रूल्स के हिसाब से हर बैंक के पास एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा स्टोर होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो रोटेशन वाइज पैसा विथड्रॉ करने के लिए आएंगे, मान के चलिए करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और भी एफडी फेफडी करके जो विथड्रॉ करने के लिए आएंगे, तो उसके लिए बैंक के पास पर्याप्त राशि होना चाहिए, पर्याप्त अमाउंट होना चाहिए। तो उसके लिए आरबीआई ने ठीक किया कि 11% से ज़्यादा पैसा बैंक के पास होना चाहिए, हमेशा पड़ा होना चाहिए। उस पैसे को वो यूज नहीं कर सकते लोन देने के लिए। कोई भी देखिए, कोई भी एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 100% खुद के पैसे को लोन दे सकते हैं, मगर बैंक एक कर नहीं सकता। पहले करता था, आरबीआई ने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें दिक्कत होता क्या था कि बैंक ने पूरा पैसा लोन दे दिया और कस्टमर जो पैसा मतलब मान के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करके रखे हैं, उस पैसा उसको विथड्रॉ करना है। तो विथड्रॉ करने के लिए गया, बैंक ने बता दिया कि अभी पैसा नहीं है, बाद में आओ। तो ये बहुत ज़्यादा कस्टमर के साथ नाइंसाफ़ी हुआ था, इसलिए आरबीआई ने थोड़ा सा रूल्स को चेंज किया। अभी देखिए पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए था, वो 1% के नीचे है, बहुत अच्छा है। मगर यहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा लगा। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यही में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक को देखूँ, तो उसमें कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बहुत कम है, करीबन 4.5%, 4.63% इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या है? देखिए, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। देखिए कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है, जैसे देखिए कंपनी के ऊपर डिपॉजिट, डिपॉजिट हर साल बढ़ते चले गए, इस बार भी हाईएस्ट डिपॉजिट है। तो जो डिपॉजिट कस्टमर ने किया, इसमें कोई व्यक्ति सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, कोई व्यक्ति करंट अकाउंट में रखा, कोई एफडी किया, कोई इंश्योरेंस किया। तो एफडी इंश्योरेंस इसमें बैंक को क्या करना पड़ता है, ज्यादा इंटरेस्ट कस्टमर को देना पड़ता है। खुद जो पैसा दूसरे से लेते हैं तो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, मगर सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट सबसे कम है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है, अगर ज़्यादा पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आ रहा है, तो सोचना उस बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अगर वो पैसा अगर एफडी में उस दूसरे कोई तरीके से आ रहा है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, साथ ही साथ और बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं, उस वजह से आ रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। शायद बैंक बॉन्ड्स बेच रहा है, तो उसमें 7-8% का बॉन्ड्स के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कंपनी के लिए इसीलिए लायबिलिटी मतलब कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ चुके हैं, मतलब करंट अकाउंट में उसका पैसा ज़्यादा नहीं है। तो आप कहेंगे सर, तो कितना पैसा है वो भी तो दिखा दीजिए। चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, उसके दिखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कासा रेशियो पे। तो कासा रेशियो पे क्या बता रहा है, 30% एकदम मिनिमम है। कासा रेशियो मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इस दोनों अकाउंट्स में अगर पैसा ज़्यादा ना हो, तो उस बैंक के लिए एक खतरा बन सकता है। उसमें कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ जाना मतलब कंपनी का अर्निंग बढ़ जाना, कम कम हो जाना। क्योंकि मान के चलिए आपने 100 रुपये के 5 रुपया खर्चा कर दिया, तो आपको तो 95 रुपीज़ मिलेगा। अगर 100 रुपये आपने 3 रुपया खर्चा दिखाया, तो आपको तो 97 रुपीज़ फायदा होगा ना। तो इसी हिसाब से कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी यहाँ पे कम है, जो बाकी बैंक का ज़्यादा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ इसीलिए डिटेल्स में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस तरीके से डिटेल्स चर्चा बहुत कम लोग आपको वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। देखिए मेरा कोई पेड वर्जन तो है नहीं, मेरा कोई कोर्सेस है नहीं। मेरा मकसद यही है कि मैं जितनी सारी चीज़ मतलब सारी चीज़ सीखा हूँ, जितने इतने साल के एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ एज ए एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा, आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करना चाहूँगा कि आप भी उसको सीखें, आप भी खुद के इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छा करें, बेटर करें। और इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, मुझे फॉलो करिए, क्योंकि इस तरीके से अपडेट मैं आपको शेयर करूँगा। और आप कौन सा कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो ले आने के लिए। तो देखिए, एज ए इन्वेस्टर वो देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कभी भी मान नहीं बेचा, उल्टा इस इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी को कंटिन्यू किया और होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव था। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, इस कंपनी के ऊपर जनवरी 2 तारीख, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए आप, सर्च करिए येस बैंक, तो आपको जनवरी 2 तारीख में एक वीडियो मिलेगा। मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ। 2 तारीख में मैंने एक वीडियो डाला था, तब मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का बॉटम मुझे देखने को मिला। जो बॉटम कहाँ पे बना था, एक्चुअली यहाँ पे। क्यों? देखिए आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो दो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है और ऊपर वाला एक लाइन दिख रहा है। ये लाइन है 52 का लो लाइन और ये है 52 का हाई लाइन। इस दोनों लाइन के हिसाब से मैं काम कुछ इस तरीके से करता हूँ। जब भी शेयर नीचे आकर इस तरीके से 52 लो को टच करता है, तो उस वहाँ पे मैंने पॉजिटिव डिसीजन लेता हूँ। ऑब्वियसली फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग के बाद ही चेक करता हूँ। और यहाँ से अगर ऊपर जाकर 52 हाई को टच करे, तब मैं मेरा पोजीशन को
क्लोज करता हूँ। तो ये देखिए, मेरे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर आप जनवरी में तो बताया था, शायद अगर मैं उस टाइम इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेता तो अच्छा होता। देखिए पॉजिटिव डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं, बाद में भी कंपनी के ऊपर सर्च करके ले सकते हैं। सबसे पहले आप सीखिए। देखिए जैसे यहाँ पे कितना जर्नी हुआ, जस्ट एंट्री पॉइंट से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो 147 डेज में 23% का जर्नी हुआ, तो कोई छोटा मोटा तो जर्नी है नहीं। अगर मैं यहाँ तक भी देखूँ तो 46 टू 50% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। तो अभी मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, इस वीडियो को देखकर कल ही जाकर बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि ये मेरा खुद की निजी मतलब खुद का निजी एक्सपीरियंस है, खुद के रिस्क कैपेसिटी है। तो आप आपके हिसाब से रिस्क को मैनेज करके सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।